हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 51 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 52 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 51 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 52 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अहिंसा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा दे रखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज गलत दे रखी है। क्यों गलत दे रखी है? तो देखिए, पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर है वो पूरा करती है। और पृथ्वी की इस गति को दोस्तों अक्षीय घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय घूर्णन कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घूर्णन लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का कथन है वो सत्य है, ए नंबर का गलत है। तो अपने को सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। 93 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ये गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर है और फोकलैंड है, ये तीनों धाराएं हैं दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर की धाराएं। लेकिन ये क्यूरोसिवो है, ये दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, शुक्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये निहारिका है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है? तो दोस्तों चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू मानी जाती है, यानी कि शुरू मानी जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्न को सुमेलित करना है अपने को यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा कौन सी अनुच्छेद में है? दोस्तों ये अनुच्छेद 21 क में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में है। आगे देखिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य में सुरक्षा, ये कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 में है दोस्तों। अनुच्छेद 23 और 24 है वो दोस्तों बाल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये अपना दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा। आर्थिक जरूरत की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु का समता के अनुरूप नहीं। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 39 घ, अनुच्छेद 39 घ में आएगा ये। ठीक है, और बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में
माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया करवाना और शोषण से बचाना, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 39 में है। ठीक है, 39 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2431। 2431 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दीर्घ वर्ताकार पथ पर। ठीक है, दीर्घ वर्ताकार पथ पर दोस्तों चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समुद्र के जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र के जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों मुख्य स्रोत है पवन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण और दूसरी बार पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सत्य है। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें देखिए सिंधु, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये आप सभी को पता है सिंधु की सहायक नदियां हैं ये चेनाब और झेलम। तो ये सिंधु नदी जो घाटी सभ्यता है वो इन तीनों नदियों के तट पर ही बसी थी। तो यहाँ पर गंगा है वो इसमें गलत दे रखा है, यानी कि गंगा वाला ऑप्शन नहीं आएगा। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर ए बी सी इसमें सही है, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण करने के कितने समय पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? बताइए, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच को पद ग्रहण करने के कितने समय के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने का प्रावधान है सरपंच और उप सरपंच को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा के लिए निर्वाचन की आयु है वो 25 वर्ष है, 30 वर्ष इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा नंबर का कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, राज्य विधान परिषद में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर अपने को विचार करना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। दोस्तों देखिए, इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। 1977 में की गई। ठीक है, ये जो कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और भी देखिए दोस्तों, इसमें पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल सही बात है। जयपुर पीठ
की मुख्य पीठ का दर्जा है वो नहीं दिया गया, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा है वो नहीं दिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद गठित सत्यनारायण राव समिति को सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और 31 जनवरी 1977 को इसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 3 और 4 ये कथन सत्य है, दूसरा इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है दोस्तों, ये बालाथल सभ्यता। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर जिले में है ये बालाथल सभ्यता। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो वो कौन सा है? तो वो है कछारी मिट्टी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये असम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में ये स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। आप सभी को पता होगा 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया था 1978 में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? दोस्तों अस्थायी रूप से भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न और आ जाता है, यहाँ पर तो ये पूछ लिया कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, ठीक है, वो इस पद का निर्वहन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? तो कौन सी अर्हता अनिवार्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अर्हता अनिवार्य कौन सी है वो बताना है। ठीक है, देखिए, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे अध्यादेश कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसे अध्यादेश कहते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्यकाल से जारी है? वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्यकाल से जारी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का है वो क्या कहलाता था?
दोस्तों उसको बोलते थे दाम, दाम बोलते थे। क्या बोलता था, क्या बोला जाता था? दाम बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दाम है, ये अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये का 40वें भाग के बराबर होता था ये। क्या 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जहांगीर के काल में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर के काल में। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा 1615 ईस्वी में जहांगीर और मुगल बादशाह सॉरी जहांगीर और दोस्तों अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीटागढ़, नेपानगर व होशंगाबाद प्रसिद्ध है। टीटागढ़, नेपानगर व होशंगाबाद प्रसिद्ध है। दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दोस्तों कागज उद्योग है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन से बांध चंबल नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर बांध दोस्तों गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, प्रताप सागर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सभी है। ठीक है, ये सभी बांध है, ये दोस्तों चंबल नदी पर निर्मित बांध है। इसके अलावा दोस्तों कोटा बैराज, ज्वार सागर, ठीक है, ये बांध है, ये दोस्तों चंबल नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर जिले की रही। ठीक है, 32.5। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो गंगानगर की रही, कितनी? 10%। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख है किसकी तरह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जन, जन की तरह है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन की तरह। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एलोरा की गुफा 15 भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा 15 भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? दोस्तों ये कौन से काल की कृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को दोस्तों सुमेलित करना है। एक तरफ वायुमंडल की परतें हैं, दूसरी तरफ विशेषताएं दे रखी है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर देखिए, इसमें सौभ मंडल, ये थोड़ा सा छोटा कर, इसमें देखिए सौभ मंडल, सौभ मंडल में क्या होता है दोस्तों बताइए? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सौभ मंडल के अंदर है, सौभ मंडल के अंदर मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। तो यानी कि पहले का 4 हो जाएगा। समताप मंडल, समताप मंडल में दोस्तों इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मध्य मंडल, ये दोस्तों अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, और बाह्य वायुमंडल में दोस्तों आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से पार्ट में कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो दोस्तों जमालिस बना था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जमालिस। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण है वो किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है अशोक ने। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र दोस्तों बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए गलत युग्म को पहचानना है।
दोस्तों यहाँ पर एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खान है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम की खान है वो कुराड़िया में है, बिल्कुल सही है। तांबड़ा की खान राजमहल टोंक में है, बिल्कुल सही है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में है, दोस्तों बिल्कुल सही है। जिप्सम पलाना, पलाना में तो दोस्तों लिग्नाइट कोयले की खान है, ठीक है। पलाना में तो लिग्नाइट कोयले की खान है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? फरजंद की उपाधि प्रदान की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मान सिंह को फरजंद की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वो है दोस्तों नाथद्वारा। यहाँ पर है दोस्तों 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर कौन से किले में हुआ? तो दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ में हुआ है ये ऐतिहासिक जौहर, ठीक है, 1303 ईस्वी में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। उन हवेलियों व उनसे संबंधित हवेलियां है, ठीक है, उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदयपुर में किसकी हवेली है? बताइए दोस्तों, उदयपुर में किसकी हवेली है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। उदयपुर में दोस्तों बागोर की हवेली है, ठीक है। जैसलमेर में, जैसलमेर में दोस्तों जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर दोस्तों नथमल की हवेली भी है। फड़ौदी के अंदर दोस्तों लालचंद डड्डा की हवेली है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसमें 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी होते हैं। तो देखिए विषय आधारित कार्यों में, विषय आधारित कार्यों में, और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर 1 और 4 है वो क्या है? इसमें सत्य है, बाकी इसमें ये 2 है वो गलत दे रखे हैं। ये सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी नहीं है। 2 और 3, 1 और 4 है। तो यहाँ पर कूट भाषा में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 4, ठीक है। आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए समता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि क्योंकि दोस्तों क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए सर, जिससे बताइए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे बताइए भूगोल पढ़ाया जाए, उससे क्या होगा? उससे दोस्तों पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? किसको अपनाना चाहिए दोस्तों? ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों आप समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहना होगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु दोस्तों उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 134 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? बताइए कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो दोस्तों लोक चित्रकला का अंग नहीं है, पथवारी है, फड़ है, सांझी है, लेकिन बनी ठनी है, ये लोक चित्रकला का अंग नहीं है। ठीक है, ये चित्र है दोस्तों बनी ठनी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है परशुराम देव ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परशुराम देव ने। 136 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया? बताइए, अकबर द्वारा दोस्तों मानसिंह को मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कौन कौन से थे वो अपने को बताना है। देखिए, काबुल का किया था, बिहार का किया था, बंगाल का किया था, लेकिन गुजरात का नहीं किया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किया था काबुल का भी, बिहार का भी और बंगाल का भी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इसमें सत्य है। 137 नंबर का प्रश्न है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों वो थी अर्थुणा। ठीक है, राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही, अर्थुणा। नेक्स्ट आगे देखिए, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। दोस्तों ये वेधशालाएं हैं वो 5 जगहों पर बनवाई थी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, और वो कहाँ है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। तो दोस्तों नाथ संप्रदाय की गद्दी है ये जोधपुर में स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लोकनाट्य या ख्याल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम दे रखे हैं, सुमेलित करना है, यानी कि कौन सी ख्याल है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कुचामणी ख्याल। दोस्तों कुचामणी ख्याल है वो किससे संबंधित है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। कुचामणी ख्याल है ये लच्छीराम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? लच्छीराम से संबंधित। और देखिए दोस्तों, शेखावाटी ख्याल है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों शेखावाटी ख्याल है ये दूलिया राणा से संबंधित है दोस्तों ये दूलिया राणा। ठीक है, और रम्मत दोस्तों, रम्मत है ये तेज कवि जैसलमेरी से संबंधित है। और तमाशा है इसके दोस्तों कलाकार है बंशीधर भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1, 4, 3, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुचामणी ख्याल का तो हो जाएगा दोस्तों इसमें लच्छीराम। ठीक है, और शेखावाटी ख्याल का हो जाएगा दोस्तों दूलिया राणा। और दोस्तों रम्मत के हो जाएंगे तेज कवि जैसलमेर। ठीक है, और तमाशा के हो जाएंगे बंशीधर भट्ट। तो सही है। तो यहाँ पर इसमें 1, 4, 2, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 2, 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर में। आगे देखिए, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो दोस्तों वो प्रारंभिक कारण था नागौर का विवाद। ठीक है, नागौर का विवाद। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था दोस्तों जगन्नाथ ने।
ठीक है, जगन्नाथ कछुआने। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में संत है और सूची सेकंड में जन्म स्थान है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें रामदास, ये इनका दोस्तों जन्म है वो डेरा में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म जेतारण में हुआ था। दरियाव जी का जन्म कतरियासर में हुआ था। और चरणदास जी का जन्म है वो बीकम कौर में हुआ था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, 4। कौन से ऑप्शन में है? 2 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीरा। यहाँ पर है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बाण माता है, शीतला माता है, बदाना माता है, लेकिन मीरा नहीं है, लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। 146 नंबर का प्रश्न है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तो दोस्तों तुर्रा और कलंगी, देखिए तुर्रा शिव और कलंगी पार्वती के रूप में प्रतीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो दोस्तों प्रायोजना विधि से। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि बालक ग्लोब पर पढ़ना एवं समझना सीख गया है तो उसमें विकास हुआ है। यदि बालक ग्लोब पर पढ़ना एवं लिखना सीख गया है तो उसमें विकास हुआ है। तो उसमें दोस्तों भूगोल संबंधी निरीक्षण कौशलों का विकास हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है व्याख्यान विधि। ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, व्यक्तित्व मापन, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा। तो प्रश्नावली का प्रकार होगा तो वो है सचित्र प्रश्नावली। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सचित्र प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो करवाए हैं। दोस्तों, रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास है वो करवा दी गई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित, जैसे कि रिट भारतीय इतिहास, रिट भारतीय भूगोल, रिट पॉलिटिकल साइंस, रिट विश्व का भूगोल, रिट राजस्थान इतिहास, रिट राजस्थान कला संस्कृति, रिट दोस्तों राजस्थान भूगोल, इस नाम से आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। ठीक है, और वो उन फोल्डरों के अंदर दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ऑब्जेक्टिव क्लास वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास भी जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। निःशुल्क आपको ये सुविधाएं मिल रही है तो इस सुविधा का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप है वो लाभ उठाना है आपको। ठीक है, शेयर जरूर करना है मित्रों, एक बार सभी के सभी मित्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक को शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर। देखिए यहाँ पे अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देखिए, मूल्यांकन का त्रिकोण में उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, ये 3 चीजें होती है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण अनुभव है वो इसके त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन यानी कि C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? बताइए, एक शिक्षक
के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो वो की गई है संप्रयोग। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। राजू खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो यह प्रयोग किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है ये। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, और इस अनुबंधन की पुष्टि की थी दोस्तों पावलाव ने। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेरकों को 2 भागों में बांटा है मेस्लो ने, एक जन्मजात प्रेरक और एक अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो अर्जित प्रेरक में कौन कौन सी आती हैं? जैसे रुचि, आदत, पुरस्कार, ये दोस्तों अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जन्मजात के अंदर भूख, काम, नींद, प्यास, विश्राम, ये दोस्तों जन्मजात प्रेरक में आते हैं। तो यहाँ पे पुरस्कार और रुचि है, ये दोनों दोस्तों अर्जित प्रेरक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर कर लेना बी और सी। ठीक है, दोनों सही है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो वो होता है दोस्तों उपलब्धि। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपलब्धि। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है तो वो है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, ये दोस्तों कथन है, ये किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने दोस्तों विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों वो व्यूह रचना है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? तो दोस्तों वो है अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत कहलाता है दोस्तों प्रारूप सिद्धांत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रारूप सिद्धांत कहलाता है। आगे देखिए एनसीएफ 2005 बल देता है। तो किस पर बल देता है एनसीएफ 2005? ये दोस्तों करके सीखने पर बल देता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है।
व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा दी है दोस्तों G.W. आलपोर्ट ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मूर्त बुद्धि। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आकलन कहलाती है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है? तो कौन सी तकनीक से होती है? तो दोस्तों स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विकास मापनी, बालक की केस स्टडी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें सही है। ठीक है, ये तीनों दोस्तों तकनीक श्रवण बाधित बालकों की पहचान के लिए होती है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह दोस्तों विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबंधित करें। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा वित्त पोषित नहीं है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित नहीं है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ये है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना ये भी है, आपकी बेटी योजना ये भी है, लेकिन यहाँ पे गार्गी पुरस्कार योजना है, ये दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा वित्त पोषित नहीं है, गार्गी पुरस्कार। ठीक है, योजना। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है गार्गी पुरस्कार को। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों सतही दृष्टिकोण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों? इसको कहा जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभ्यास का नियम, ठीक है, प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इनमें से कोई नहीं कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अभ्यास का नियम को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन कर लेना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हेनरी ए म्यूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो वो है कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण, कथानक सप्रत्यक्षण परीक्षण। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो है अधिवास। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिवास। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिखना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिखना। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने में कोई इच्छा
नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो दोस्तों सीता की प्रेरणा है वो कौन से प्रकार की लगती है, बताइए। तो दोस्तों सीता की प्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा लगती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है ये पावलाव का है, और इसमें दोस्तों उत्तेजन है, विलोपन है, ठीक है, स्वतः पुनर्लाभ है, लेकिन ढालना नहीं है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपचारात्मक शिक्षण। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों, अधिगम वैसा का वैसा संप्रत्यात्मक स्कीमा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? आनुवंशिकता का सामान्य नियम कौन सा नहीं है? तो वो है प्रगति नहीं है दोस्तों। बाकी रूपांतरण है, जैसा पैदा होता है, प्रतीपगमन है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ये विकास की सहमति नहीं रखता दोस्तों विद्यार्थियों की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों रखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों देखिए, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ेंगे 31 से लेकर 60 तक, ठीक है। देखिए, सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों ये विधानवाचक वाक्य है दोस्तों, ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अनायास है, ये दोस्तों तत्सम शब्द है, ठीक है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश से संबंधित अपने को 33 से लेकर 37 प्रश्न तक उत्तर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको गद्यांश है वो दोस्तों नहीं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रौढ़ शिक्षा पद में समास है। प्रौढ़ शिक्षा पद में समास है, यानी कि प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। तो इसमें दोस्तों संप्रदात्मक तत्पुरुष समास होगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, औषधालय पद में संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए डबल मात्रा आपको दिख रही है, तो इसमें दोस्तों ए और आ मिलकर आ बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्दी संधि मत कर देना, इसमें होगा दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, औषध प्लस आलय। आगे देखिए, सरकार ने इन संस्थाओं में कर्मचारी रखे हैं या रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पे इन है। तो इन क्या है? तो दोस्तों इन है ये सर्वनामिक विशेषण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर होना? निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली दूर होना, ठीक है। कार्य समाप्ति में देर होने का मतलब दिल्ली दूर होना। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है, तो वो कौन सी है?
तो वो है खंडान्वय विधि। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडान्वय विधि, डी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो कौन सी बोलने की योग्यता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आशु भाषण है, ये बोलने की योग्यता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 39 नंबर का प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें देखिए, कृतज्ञ का कृतज्ञ गण हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। निंदा के दोस्तों स्तुति हो जाएगा, यहाँ पे कोप गलत दे रखा है। स्थूल का दोस्तों सूक्ष्म हो जाएगा, ये भी गलत दे रखा है। कटु का यहाँ पे मधुर हो जाएगा, यहाँ पे कठोर दे रखा है, गलत है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बातारी फुलवारी के रचयिता हैं तो दोस्तों सभी को पता होगा विजयदान देता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है, तो दोस्तों वो है अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो वो कौन सा विराम चिन्ह है? तो दोस्तों ये विस्मयादि सूचक विराम चिन्ह है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, तुम्हारी कलाई फूल जैसी अर्थात कोमल है, रेखांकित अवयव है, तो दोस्तों यहाँ पे अर्थार्थ है वो रेखांकित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें समुच्चय बोधक अवयव है दोस्तों, ये अर्थार्थ, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण दोस्तों यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, बाकी तीनों है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। आगे देखिए, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों वो उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है? तो वो है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उक्त सभी। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो वो कौन सा है? तो वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो प्रमुख कारण है दोस्तों निष्पक्ष मूल्यांकन, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। बताइए दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली है, ये दोस्तों लागू की गई वर्ष 2010-11 में, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, गद्यांश से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे अपन 51 से 55 तक, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक नहीं पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? तो दोस्तों इसमें हेतु हेतु मदभूत भविष्य काल का बोध होता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब किसी भविष्य में होने वाली क्रिया किसी दूसरी क्रिया होने पर निर्भर हो, वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल का उपयोग होता है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अनुकूल प्रत्यन कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है, इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? अनुकूल प्रत्यन कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है, इस वाक्य में क्रिया के रूप से किस काल का बोध होता है? तो दोस्तों इसमें कौन से काल का बोध होता है? तो इसमें सामान्य वर्तमान का बोध होता है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, पंक्ति में आए प्राणी शब्द का अर्थ है, प्राणी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, प्राणी शब्द का अर्थ हो जाएगा व्यक्ति या आदमी, व्यक्ति या आदमी, एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फाजल शब्द का हिंदी रूप निम्न में से होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, फाजल का मतलब हो जाएगा दोस्तों फालतू, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फालतू या निकम्मा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आथुणो राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप में निम्न में से होगा। आथुणो, आथुणो किसको बोलते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है पश्चिम दिशा का, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिम दिशा का। आगे देखिए, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अवयव संबंधी, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवयव संबंधी। आगे देखिए, बुलेटिन बोर्ड है, तो दोस्तों बुलेटिन बोर्ड है, ये बोर्ड है दोस्तों दृश्य सामग्री का, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दृश्य सामग्री का। 58 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है, तो इस विधि को दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक का एक अध्यात्मक पक्ष है, तो वो कौन सा पक्ष है, वो पक्ष है दोस्तों प्राकथन, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें विकृत, तो यहाँ पे ये क के नीचे दोस्तों ये वाला क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये डी नंबर वाला ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे अपन संस्कृत भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे संस्कृत कम आती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर है वो ज्यादा ध्यान देना है मित्रों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक है छात्रे ज्ञात शब्दान श्याम पट्टे लिखित्वा वाच्यति, बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, छात्रे में सव पुस्तिकाया लेखनाय आदेश ददाति इति कथनम अधोलिखितेषु कस्या शिक्षण विधि अस्ति, बताइए दोस्तों इसमें कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेकाटाट विधि, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, देखिए, संययाति शकुंतला पति ग्रह में सर्वेरुज्ञाताम अत्र प्रयुक्त छंदमस्ति, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें शार्दुल विक्रीडित, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माहेश्वर सूत्रेषु अचवर्णा कति संति, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है 9, ठीक है, 9 संति, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अहोरात्रम इत्यत्र क्या समास है, दोस्तों इसमें समास विग्रह क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें इसका समास विग्रह हो जाएगा अहस्त रात्रिश्च, तो इसमें दोस्तों समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर है समाहार द्वंद्व है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चिन्मयम इत्यत्र का संधि, दोस्तों इसमें चित प्लस मयम, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक संधि, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, अपठित गद्यांश से संबंधित 66 से 70 तक अपने को उत्तर देना है, गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए, मही बुझो इति पदे का विभक्ति, बताइए मही बुझो पद में कौन सी विभक्ति है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों षष्ठी विभक्ति है इसमें, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महाकवि इत्यत्र क्या समास है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, वक्तुम इत्यत्र का प्रत्यय, दोस्तों इसमें प्रत्यय हो जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुमुन प्रत्यय वर्तते। आगे देखिए, अद्यापि इत्यत्र पदस्य संधि विच्छेद कुरुत, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अदय प्लस अपि, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भवेत इत्यत्र क लकार प्रयुक्त है,
भवेत इत्यत्र क लकार प्रयुक्त है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विधि लिंग लकार है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवंती। बताइए, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवंती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्वोक्ता त्रय अपि। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिक्स के फल के पुस्तिकायाम व अक्षराणाम रूपानुसारम बिंदुन स्थापयति स्थापयति छात्रा पेंसिल लेखन्या एतान बिंदुन योजयन्तः लेखनम शिक्ष्यन्ते इति कथनम अधोलिखितेषु कस्या शिक्षणे विधे अस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रूपरेखानुकरण विधे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्याकरण पाठ योजनायाम नास्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक धनार्जनम कर्तु समतोत्पादनम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों व्याकरण पाठ योजना में नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, बाकी तीनों है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्येक्ते किम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भाषणम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषणम। आगे देखिए, भाषा शिक्षण से कति कौशलानी भवंती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चतवारी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चतवारी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कथम क्रियते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है परीक्षया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सलाका परीक्षायाम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम कर्तु शक्यते। तो दोस्तों यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, पठित गद्यांश से संबंधित अपने को ये प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया, अब आप स्क्रीनशॉट लेके या क्लास को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए 79 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदस नाम वर्तते। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शार्दुल विक्रीडितम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केरुरानी इत्यत्र प्रयुक्त कारकस्य नाम वर्तते। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्ता। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चंद्रो उज्ज्वला इत्यत्र प्रयुक्त संधि वर्तते। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें चंद्र प्लस उज्ज्वला, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुण संधि है इसमें, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, या संस्कृता धार्यते अस्मिन पंक्तो या पदम कस्य विशेषण वर्तते। बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वाण्या। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हारा न चंद्रोज्वला हारा इत्यत्र र वर्ण चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु कस्मिन सूत्रे प्रयुक्त है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाइवर टू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है 1968 तमे वर्षे। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वाक्यमिदं संशोधयत त्वम भिक्षुकम धनम यच्छसि। इस वाक्य को शुद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्वम भिक्षुकाय धनम यच्छसि। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रस्तुतानाम व पदार्थानाम एक धर्माभि संबंध है कस्मिन अलंकारे भवति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है तुल्य योग्यतायाम। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, न्यायात पथ प्रविचलंती वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्त
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न्यायात पथय प्रविचलंतु। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है। देखिए रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। तो यहाँ पर देखिए लतायाम पुष्पाणि संति। तो यहाँ पर लतायाम के आगे दोस्तों के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काश्याम, ठीक है। तो इसलिए किम शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में काश्याम रूप बनेगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे छात्राः पठेयु इत्यत्र क्रियाया लकार अस्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विधि लिंग लकार है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए माहेश्वर सूत्राणि के साम संज्ञानार्थानि भवंती। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनादि। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनादि। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर है वो 52 कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।